अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप ठीक होंगे और आपको मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी और जो इससे पहले के मेरे वीडियोस हैं उससे बहुत फ़ायदा हासिल हुआ होगा। लीगल एड हेल्पलाइन के ज़रिए मुझसे जो 50 के करीब सवालात किए गए वो निकाह के हवाले से थे, जिनमें मुझसे मेरे व्यूअर्स ने पूछा कि निकाह नामे को कैसे फ़िल किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको निकाह नामे के हवाले से बताऊंगी। वीडियो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डिस्क्रिप्शन में लीगल एड हेल्पलाइन का लिंक मौजूद है और किसी भी किस्म का कानूनी मशवरा करने के लिए आप उस लिंक पे क्लिक करें, उससे फ़िल करके सबमिट करें और मुझसे रब्ता करें। आपको मैं बताती चलूँ, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है वो निकाह नामा और उससे निकाह नामा की रूह से पैदा होने वाले जो हकूक़ व फ़राइज़ हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। निकाह एक मुआहदा है और जो दोनों फ़रीक़ैन यानी कि दुल्हा और दुल्हन के दरमियान इजाब व कबूल के ज़रिए मुकम्मल हो जाता है। इस मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए जो पाकिस्तान में एक कानूनी दस्तावेज़ मौजूद है उसे निकाहनामा कहा जाता है। उसको सही तौर पर फ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जब मेरे पास ख़वातीनो हज़रात आते हैं तो उन्होंने पूरी उम्र कभी निकाहनामा दस्तावेज़ नहीं देखी होती। पहली दफ़ा शादी के मौके पर वो अपने इस कानूनी दस्तावेज़ को फ़िल करते हैं तो उस वक़्त उनको इसकी कॉम्प्लिकेशन का, बेशक ये एक बहुत सिंपल फॉर्म है, लेकिन जब इसको फ़िल किया जाता है तो उससे हर कॉलम के बाद जो एक ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निकलती हैं या जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है वो उस वक़्त समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि अक्सर 90% लोगों को इसका पहले से इल्म नहीं होता। तो आज का वीडियो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा अहम होगा आपके लिए और सबको इससे भरपूर फ़ायदा पहुंचेगा। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें मौजूद 1 से 12 कॉलम्स, पहले 12 कॉलम्स में जो दोनों फ़रीक़ैन हैं उनकी अमूमी मालूमात दी जाती है, जैसे कि नाम, वल्दियत, रिहाइश, यूनियन कौंसल, फ़रीक़ैन की तरफ से अगर कोई वकील है या कोई गवाह हैं, गवाहान हैं, उनके मुकम्मल पते का कॉलम 1 से 16 तक में इंदराज किया जाता है। और ये कि इसमें ये भी बताया जाता है कि वो ख़ातून जिसकी शादी हो रही है, इस निकाह के जिसका निकाह हो रहा है वो पहले से शादीशुदा है, बेवा है या मुतल्लक़ा है। तो कॉलम 1 से 12 एक अमूमी किस्म की मालूमात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके लिए भी आपको जो मालूमात का इंदराज करना है या जो मालूमात का इंदराज आपका जो निकाहनामा फ़िल कर रहा है, निकाह ख़ान है या निकाह रजिस्ट्रार है, उसको सही मालूमात का प्रोवाइड करना ज़रूरी है। यानी कि जो आपका कंप्यूटराइज़ शनाख्ती कार्ड है, जो उसमें पार्टीज़ हैं, दुल्हा, दुल्हन, गवाहान, वकील, उन सब के कंप्यूटराइज़ शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो दुरुस्त मालूमात दी गई हैं उन मालूमात के ज़रिए की रोशनी में उसको पुर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो 1 से 12 कॉलम हमारी जो दोनों फ़रीक़ैन हैं, दोनों पार्टीज़ हैं, उनकी जनरल इंफॉर्मेशन के हवाले से मालूमात का इंदराज करने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद ये एक बहुत अहम सेक्शन है इस निकाहनामा फॉर्म का, कॉलम 13 से लेकर 16 तक। कॉलम 13 से 16 तक का जो सेक्शन है वो ख़ातून के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। यानी कि उस निकाह के ज़रिए जो ख़ातून एक निकाह के बंधन में बंध रही है, उसके लिए कॉलम 13 से 16 तक बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और उसमें उसके हक़ुल महर का इंदराज किया जाता है। यहाँ पे ये एक बहुत अहम बात भी बताती चलूँ कि जो हक़ुल महर है उसके बग़ैर निकाह मुकम्मल नहीं होता और इसके तमाम कॉलम्स को सही तौर पर फ़िल करना
मुकम्मल समझ-बूझ के साथ और बाहमी रज़ामंदी के साथ उनको फ़िल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉलम 13 से 16 तक ख़ातून का जो पर्सनल लॉ है, यानी कि उसका जो मज़हबी लॉ है, उसके मुताबिक हक़ुल महर का इंदराज किया जाता है और ये एक ख़ातून का कानूनी और शरई हक़ है कि उसका हक़ुल महर उसकी हैसियत के मुताबिक, उसके ख़ानदान की बाकी औरतों के हक़ुल महर के मुताबिक मुकर्रर किया जाए। इसके बाद जो कॉलम 14 है, उसमें इसकी नौइयत लिखी जाती है हक़ुल महर की कि वो मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, यानी कि वो मौके पे अदा किया गया है या वो इंदुल तलब है कि वो किस वक्त जब वो ख़ातून डिमांड करेगी उस वक़्त मर्द को अदा करना पड़ेगा या फिर उसी वक़्त ही अदा कर दिया गया है। इसी तरह कॉलम 15 में ये लिखा जाता है कि क्या हक़ुल महर का कुछ हिस्सा मौके पे अदा कर दिया गया है और कुछ अनपेड है, यानी कि कुछ बाद में अदा किया जाएगा। इसकी तफसील जो है वो कॉलम 15 में लिखी जाती है। अब फर्दर जो कॉलम 16 है वो भी इसकी कुछ तफसील आगे बता रहा है। वो ये कहता है कि अगर हक़ुल महर के तौर पर कोई ज़मीन लिखी गई है, कोई ख़ातून के नाम किसी ज़मीन का कोई मतलब उसको दिया गया है, तो उसकी क्या तफ़सीलात हैं, उसकी कीमत क्या है, उसका रकबा क्या है, वो किस शहर में वाक़या है और उसको किस तर्ज़ पे बनाया गया है, यानी कि वो खाली प्लॉट है या उसके ऊपर कोई तामीरात भी की गई हैं। इस तरह की जो तफ़सील है उस जायदाद की, वो मुकम्मल इसमें लिखना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि कॉलम 13 से 16 जो है वो ख़वातीन के लिए बहुत अहमियत का हामिल है कि जो ख़ातून उस निकाह में आ रही है, जिसका निकाह हो रहा है, उसके लिए कॉलम 13 से 16 एक भरपूर सिक्योरिटी फ़राहम करता है और उसके जो कानूनी और शरई हकूक़ हैं वो उसके मुताबिक उसको हक़ुल महर के जो हकूक़ हैं वो उसे उसके मुताबिक मिल जाते हैं और दोनों फ़रीक़ैन की बाहमी रज़ामंदी के साथ उसका इंदराज उस पे किया जाता है। अच्छा, अब जो कॉलम 17 है वो ये बताता है कि अगर कोई ऐसी ख़ास शर्त है जो कि फ़रीक़ैन के दरमियान उस निकाह के हवाले से मुकर्रर की गई है या किसी ख़ास शर्त पे निकाह किया जा रहा है या आगे आने वाली ज़िंदगी में कोई दोनों फ़रीक़ैन की तरफ से कोई ख़ास शर्त है, तो उसका इंदराज कर दिया जाए। इसमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो फ़रीक़ैन की नाराज़गी की सूरत में जो ट्रेडिशनली जो हमारे पास निकाह होते हैं या जो निकाह नामे हमारे पास मौसूल होते हैं किसी भी फैमिली सूट्स के लिए, तो उसमें सेक्शन कॉलम 16 में मोस्टली ये लिखा जाता है कि अगर इन फ़रीक़ैन के दरमियान नाचाकी हुई तो उस सूरत में ख़ातून को क्या ख़र्चा अदा किया जाएगा। यानी कि अगर नाचाकी होती है, कोई नाचाकी तो आम है आजकल, आपको पता है, ये तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो उसमें इस कॉलम 16 के मुताबिक कोई मख़सूस शर्त, कोई मख़सूस ख़र्चा, कोई मख़सूस कंडीशंस जो है उसमें लिखी जा सकती हैं। अब हम ज़िक्र करते हैं कॉलम 18 का, लेकिन उसमें ये है कि हाँ जी, एक और मैं यहाँ पे आपको बात बताती चलूँ कि कॉलम 16 में अगर कोई जहेज़ की तफ़सील दी है तो वो भी दर्ज की जा सकती है। कॉलम 18 ये हमें बताता है कि तलाक़ का हक़ ख़ातून को तफ़वीज़ किया गया है या नहीं किया गया। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ कि तलाक़ तफ़वीज़ का किसी को भी इल्म नहीं है। बहुत मैं कहती हूँ 1% लोग जो मेरे पास आते हैं उनको इस कॉलम का पता होता है और इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। तो तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ जो है वो कॉलम 18 हमें दूल्हा दुल्हन को तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ दे सकता है, तफ़वीज़ कर सकता है तलाक़ का हक़। उस सूरत में जो ख़ातून है वो अपने शौहर के बिहाफ़ पे ख़ुद को तलाक़ दे सकती है, लेकिन उसकी ख़ास कोई कंडीशन होती है कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसे हालात हुए या अगर कोई भी ख़ास सर्कमस्टांसेस में ये हक़ दूल्हे की तरफ से दुल्हन इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि 100% उसमें निकाह नामों में
ये जो हक है ये कॉलम लेफ़्ट छोड़ दिया जाता है, मुकम्मल क्रॉस कर दिया जाता है। तो आज का जो वीडियो है वो ख़ास तौर पे इसीलिए बनाया गया है कि निकाहनामे के तमाम कॉलम्स को पुर करना बहुत ज़रूरी है और इस पे लाइन नहीं लगानी, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज़ के राइट्स हैं, दोनों की राइट्स हैं जो कि सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझने के लिए ही ये निकाहनामा बनाया गया है। इन राइट्स को सिक्योर करने के लिए और इनको बर वक्त इन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको मुकम्मल करने के लिए ही ये निकाहनामा बनाया गया है, ताकि बाद की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। तो अभी तलाक़ तफ़वीज़ का हक़ मैंने आपको बता दिया और मैंने ये भी आपको बता दिया कि मोस्टली ये हक़ जो है इसके बारे में मर्द व ख़वातीन सब लोग लाइल्म हैं, जिसकी वजह से ख़वातीन को अमूमन तनसीक का दावा करना पड़ता है। और यहाँ पे एक छोटी सी बात बताती चलूँ कि तलाक़ तफ़वीज़ की सूरत में भी सालसी कौंसल और यूनियन कौंसल में एक नोटिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ जी, अभी हम ज़िक्र करते हैं कॉलम 19 की। कॉलम 19 जो है वो ये है कि अगर शौहर पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, उसके तलाक़ की सूरत में कोई पाबंदी लगाई गई है, यानी कि मुख्तलिफ़ शराइत मुकर्रर की गई हैं, तो वो यहाँ पे कॉलम 19 में लिखना ज़रूरी होता है। मसलन ये कि हक़्क़ुल महर की अदायगी जो है, बच्चों की कफ़ालत की ज़िम्मेदारी, या अगर नाचाकी हो जाती है, तलाक़ हो जाती है, तो इस तरह के अगर कोई आने वाली लाइफ में सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, तो कॉलम 19 उन सर्कमस्टांसेस को, उन हालात को सिक्योर करता है। अच्छा जी, अभी मैं आपको बड़ी अहम बात बताती हूँ। कॉलम 20 जो है वो नानो नफ़का, यानी कि जो उसकी ज़िंदगी के मामलात हैं, उसमें ख़र्चा है, वो कैसे चलेगा। अब इसके लिए भी ये लिखा गया है कि कोई दस्तावेज़ बनाई है या नहीं बनाई। मैं आप सबको एक मशवरा भी देना चाहती हूँ और कि इस वक्त कोई दस्तावेज़ तैयार करके अगर निकाहनामे का हिस्सा बना दिया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि अमूमन 100% केसेस में 100% जो मैंने गो थ्रू किए हैं, उसमें किसी में भी निकाहनामे में कोई कॉलम 20 के साथ कोई दस्तावेज़ अटैच नहीं की गई। और इसी तरह मैं एक और भी मशवरा दूँगी आप अपनी तमाम ख़वातीन को कि वो एक सामान जहेज़ की लिस्ट भी बना के जो जहेज़ दिया जाता है वो बना के एट द टाइम ऑफ निकाह के वक्त उसको भी निकाहनामे का, उस दस्तावेज़ को भी निकाहनामे का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में उसी वक़्त ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि सर्कमस्टांशियली अगर दोनों फ्रीकैन की नहीं बनती, आपस में उनका कोई क्लैश हो जाता है, कोई नाराज़गी नाचाकी हो जाती है, तो उस सूरत में ये होता है कि उसी वक़्त लिस्ट बनाई जाती है और उसी वक़्त लिखा जाता है। और सम टाइम उसमें कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं और कुछ चीज़ें याद नहीं रहती। तो सबको मैं ये मशवरा दूँगी अपने तमाम व्यूअर्स को कि जो सामान जहेज़ की लिस्ट है, तमाम ख़वातीन अपने एट द टाइम ऑफ निकाह एक लिस्ट प्रिपेयर कर लें, उसके ऊपर साइन कर लें और उसके ऊपर गवाहों के साइन कर लें, और अगर कोई पिक्चर्स भी हैं तो उसको भी निकाहनामे का हिस्सा बनाया जाए। अगर निकाहनामे में ये ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर हम कोई दस्तावेज़ात को इसका हिस्सा बना सकते हैं तो उसको बनाएं, ताकि फ़्यूचर के जो बहुत सारे मामलात हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, उनसे बचा जा सके। तो ये जो है कॉलम 20 तक जो है कॉलम 20 जो है वो नानो नफ़के की मुतल्लिक बनाई गई दस्तावेज़ात को इसका हिस्सा बनाने के मुतल्लिक है। इसके बाद जो कॉलम 21 और 22 हैं उसमें ये बताया गया है कि ख़वातीन के दूसरी शादी की इजाज़त, यानी कि मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो
जी, उसमें ये है कि जो मर्द है क्या ये उसकी दूसरी शादी है, और अगर ये दूसरी शादी है तो उसने क्या अपनी पहली बीवी से इसकी इजाज़त ली है, और अगर इजाज़त ली है तो उसका वो इजाज़तनामा उसके साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो उस जैसे ही निकाहनामा मुकम्मल होता है, उसके 22 कॉलम मुकम्मल होते हैं, तो नीचे निकाह रजिस्ट्रार अपने साइन करता है, मोहर लगाता है और अपनी यूनियन कौंसिल में उसका इंदराज करता है। इसके बाद इसको नादरा में ले जाया जाता है, एक रजिस्टर्ड निकाहनामे को, और दोनों फ्रीकैन बाकायदा नादरा में इसका इंदराज कराते हैं कि अब इनकी फ़ैमिली में एक चेंज आ गया है, और उसके मुताबिक निकाहनामे के मुताबिक जो मालूमात हैं उसमें शनाख्ती कार्ड जो हैं वो तब्दील किए जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये पूरी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है, जितने भी, क्योंकि ये मुस्लिम फैमिली लॉ का निकाहनामा है, तो तमाम के लिए, बहुत जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत बेनिफिट इससे होगा। ये मालूमात आज की बहुत अहम आपको लगेंगी। तो जैसे ही आप वीडियो देखें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और मुझसे रब्ता करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिखे गए हेल्पलाइन के लिंक को ओपन करें और फॉर्म सबमिट करें और मुझसे रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़।